स्वागत है मेरे भाई आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल माथुर स्टडी सेंटर में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। तो जैसा कि मेरे भाई आप सभी को पता है, हमारे इस 28 दिन की सीरीज़ के आज सेट नंबर 11 पर हम आ चुके हैं। तो हम प्रत्येक सेट में 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQ करते हैं और ये हमारा आज का 11वां सेट है। तो मेरे भाई आपसे एक रिक्वेस्ट है वीडियो शुरू करने से पहले कि आप वीडियो को मेरे भाई लाइक नहीं कर रहे हो, शेयर नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे भाई, लाइक किया करो। जिसने अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दो, शेयर कर दो। और मेरे भाई वीडियो देखने के बाद कंटेंट कैसा लगा कमेंट करके बताया करो, जिससे हमें पता लगे कि हम जो आपको कंटेंट दे रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, वो कंटेंट आपको अच्छा लग भी रहा है कि नहीं। वैसे मैं अपनी सारी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपको दूँ। तो ये क्वेश्चन जो मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ, ये कोई मेरे क्वेश्चन थोड़े ही है, मेरे खुद के बनाए हुए क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन PYQ हैं जो रेलवे के विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं। और मैं अच्छे क्वेश्चंस पिक करके आपको 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसे कि मैंने आपको अपने थंबनेल में भी लिख रखा है कि 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैथ्स PYQ, तो वो क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ, अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो फिर लेकिन आप भी तो आप देखते हो, तो आप कमेंट करके बताया करो ना कि कंटेंट वाकई अच्छा है कि नहीं, जिससे मुझे भी तो पता लगे। अब मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, इतना कुछ लिखता हूँ, दो लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखता हूँ, है ना। फिर उस लिखने के बाद अब ये सारे क्वेश्चन मेरे हैंड राइटिंग में लिखे हुए हैं। 25 क्वेश्चन कराने होते हैं, लेकिन मैं लिखता उसको डबल हूँ, तो मुझे लिखना पड़ते हैं 50 बार। यानी मेरे लिए तो लिखने के लिए 50 क्वेश्चन हो जाते हैं। कितनी मेहनत लगती है। तो मेरे भाई किया करो। और जिस भाई ने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लो। जो भी भाई नए जुड़े हैं वो भी कर लो, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना, जिससे मेरे आने वाले सेट्स का वीडियो आपको नोटिफिकेशन आपको मिले। अब जल्दी से जाकर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ अब तो लाइक कर ही दिया होगा आप सभी ने। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, RRB ग्रुप D 2022 में पूछा गया। कहता है रमन की आय 45,000 है, वह अपनी आय का 12.5% बचाता है। यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत होगी। तो देखो मेरे भाई, करना क्या है कि रमन की आय 45,000 है, लेकिन वह अपनी आय का 12.5% क्या करता है, बचाता है। यानी 12.5% का जो फ्रैक्शन होता है मेरे भाई, आप जानते हो कितना होता है, 1/8। यानी अगर मैं कह दूं कि उसकी इनकम 8 यूनिट, तो बचाता कितना है, सेविंग कितनी करता है, 1 यूनिट। उसकी जो सेविंग है वो है 1 यूनिट। अगर 8 कमाता है, 1 बचा लेता है, तो खर्च कितना करता होगा, एक्सपेंडिचर 7 यूनिट। अब मैं 8 1 7 को क्या कह दूँ, अगर मैं इसको 800 कह दूँ, इसको 100 कह दूँ, तो कोई फ़र्क पड़ेगा। इसलिए कह सकते हैं कि हमें कैलकुलेशन करना ईजी हो जाएगा। ठीक है। अब वो कहता है कि उसकी आय में 18% की वृद्धि होती है। यानी अगर उसकी आय में 18% की वृद्धि हो जाती है, तो हम इसका क्या कैलकुलेट कर दें, 118% तो हमें पता लग जाएगा कितना बढ़ गया। जो इनकम 800 थी वो बढ़ के कितनी हो जाएगी। तो जब हम इसका 118% कैलकुलेट करेंगे 800 पे, तो मेरे भाई ये हो जाएगा आपका 18 सॉरी 8 हासिल 6, 8 और 14 हासिल 1, 944 रुपये। ये इनकम बढ़कर हो गई उसकी। अब वो कहता है कि उसकी व्यय में भी 20% की वृद्धि होती है। यानी उसका जो खर्च है उसमें भी 20% का क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो उसका जो व्यय है वो ये है, यानी 700 से इस पर हम 120 का कैलकुलेशन कर लें। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, करेंगे तो 12 सत्ते 84, यानी 840। यानी जो एक्सपेंडिचर पहले 700 था वो अब हो जाएगा बढ़ के कितना, 840। तो मेरे भाई 944 में से 840 मैंने खर्च कर दिए, तो बचाए कितने, तो यहाँ हम बचत निकाल लेंगे उसकी, है ना। कितने बचाए माइनस करेंगे तो ये 4 आएगा, ये 0 आएगा और ये 1, यानी 100। पहले जो 100 बचाता था वो अब 104 बचाने लगा।
ठीक है, तो उसने यही पूछा है कि उसकी बचत होगी, तो बचत बता दो कितनी कितनी होगी। हमें इनकम दी है, यानी इनकम जो दी है हमें वो है हमारी कितनी 45,000, जो कि हमारी इनकम पहले थी 800 यूनिट, तो इसके 800 यूनिट की वैल्यू है वो 45,000। ठीक है, यही हो जाएगा। और हमें किसकी चाहिए, हमें चाहिए अपने कितनी उसकी वृद्धि जो है उसकी बचत कितनी हो गई, पहले 100 थी अब 104, कितनी बढ़ गई +4, है ना, +4। तो यही हमें चाहिए 4 यूनिट की वैल्यू। तो देखो 2 जीरो खत्म, 4 से ये 2 पे गया, और 2 से 450 को डिवाइड करेंगे तो कितने पे जाएगा 225 पे। तो उसकी जो बचत आएगी ना 225 रुपये, यानी उसकी वृद्धि हो गई उसकी बचत में, सेविंग में क्या हो गया वृद्धि हो गई। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 225 रुपये की वृद्धि, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई। ये है ट्रिग्नोमेट्री का प्रश्न, ये भी आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया। कहता है कि कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, ब्रैकेट में अगले ब्रैकेट में है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, बट्टे में है उसके कॉस थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर में है 1/1 माइनस के। और कहता है कि जो थीटा की वैल्यू है वो 0 से बड़ी और 90 से छोटी है, यानी थीटा जो लाई करता है वो 0 और 90 के बीच में है। तो हमें देन के की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो देखो मेरे भाई, अगर आप वैल्यू पुटिंग मेथड लगाते हो जिसमें थीटा की वैल्यू आप कुछ भी लेके रखोगे, जैसे कि हम कहते हैं कि ज़्यादातर प्रश्नों में थीटा की वैल्यू 45 ले लो, तो वहाँ से जल्दी हो जाता है। अगर आप देखोगे कि अगर आप थीटा की वैल्यू 45 लोगे ना, तो देखो आप रखोगे कि cos 45 का मान क्या होता है 1/√2, ये होता है 1/√2। और साइन थीटा, अब साइन 45 लगाओगे तो उसकी भी वैल्यू वही होती है, यानी आपके दो ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएंगे, है ना। तो आपके दो ऑप्शन सही हो जाएंगे अगर 45 लेते हो तो इस वजह से आप वैल्यू नहीं लगा सकते, थीटा की वैल्यू 45 नहीं लगा सकते। यानी अब थीटा की वैल्यू आप कुछ और लगा सकते हो, 30 लगा सकते हो या 60, तो आप 30 या 60 लगाने जाओगे तब भी आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे क्या आएगा √3 1/√3, है ना, सब में वही चीज़ आएगी लौट के। क्योंकि अगर 30 लोगे तो कोसेक 30 की वैल्यू क्या होती है, कोसेक 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/, ये सॉरी √3, कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, सॉरी 2 होती है, कोसेक 30 की वैल्यू होती है 2। और साइन थीटा की वैल्यू साइन 30 लगाओगे तो कितनी वैल्यू हो जाएगी साइन 30 की 1/√2, सॉरी 1/2, है ना। तो ये आपकी वैल्यू, तो आप वैल्यू रखोगे फिर उसको सोल्यूशन करोगे। तो मैं बताता हूँ आप ऐसे ही सोल्यूशन करो, क्योंकि हमें के की वैल्यू चाहिए, ये टर्म लाना है, वहाँ से हमें के का इस टर्म में हमें आंसर आएगा, तो हम वहाँ से कंपेरिजन करके के की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो कैसे करना है, कोसेक थीटा है ये, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा। अब मैं अगर कोसेक थीटा को क्या लिख सकता हूँ 1/sin थीटा लिख सकता हूँ कि नहीं, कि कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है। तो कोसेक थीटा को मैं 1/sin थीटा लिख दूँ तो 1/sin थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, और जब मैं साइन थीटा का इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा। तो मेरे भाई मैं डायरेक्ट ये लिख देता हूँ, चलो मैं पूरा ही लिख देता हूँ। ये हो गया हमारा कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा है, ठीक है। मैं न्यूमरेटर ले लेता हूँ पहले इसका, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, ऊपर है हमारा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, ये है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो कोसेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/sin थीटा लिख दूंगा, क्योंकि इसका उल्टा होता है ये माइनस साइन थीटा, ठीक है। सेक थीटा को लिख दूंगा 1/cos थीटा माइनस कॉस थीटा, और टेन थीटा को लिख दूंगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा को लिख देंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये कर सकते हैं, तो आप बोलोगे हाँ ये कर सकते हैं, क्योंकि यही होता है, कॉस थीटा बराबर होता है कॉस अपॉन साइन, टेन बराबर होता है साइन अपॉन कॉस, है ना। तो ये हो गया। अब देखो अगर मैं इधर मल्टीप्लाई करूँगा साइन थीटा का इधर करूँगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं एक स्टेप कम करके 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। तो वही लिख रहा हूँ, ऊपर लिख देंगे हम कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे आएगा साइन थीटा, यहाँ से ये आएगा ब्रैकेट मल्टीप्लाई में है, ऐसे ये बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा फिर इधर जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, तो वही मैंने लिख दूंगा साइन स्क्वायर थीटा,
तो नीचे आ जाएगा कॉस थीटा। आगे बात समझ में। अब मल्टीप्लाई में ये चल ही रहा है। अब ये हो जाएगा, जब इससे करने जाओगे तो देखो नीचे तो आएगा कॉस थीटा साइन थीटा, मल्टीप्लाई करोगे एलसीएम लोगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा। जब कॉस थीटा साइन थीटा को कॉस थीटा से माइनस डिवाइड करोगे तो साइन थीटा इधर चला जाएगा, यानी हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ये उधर चला जाएगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। आप जानते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो मैं इसकी वैल्यू 1 लगा दूँ ऊपर तो 1 बनेगी, और नीचे बनेगा साइन थीटा और कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा और साइन थीटा ये बनेगा। अब आप देखोगे मल्टीप्लाई में है तो देखो साइन थीटा एक ये रहा, एक साइन थीटा ये रहा, ये दोनों इसको काट देंगे साइन स्क्वायर थीटा को, ये कॉस थीटा और ये वाला कॉस थीटा इसको काट देंगे, यानी ऊपर तो आ जाएगा हमारा कितना 1, न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लेते हैं इसको डिनोमिनेटर को, तो डिनोमिनेटर को जब लेंगे तो देखो ये कॉस थीटा इसको ऐसे रहने दो, क्योंकि हम किस में चेंज कर रहे हैं, सब कुछ साइन थीटा और कॉस थीटा में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने कॉस थीटा को एज इट इज लिखा। अब आप देखोगे कि ये है सेक थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और ये अगले ब्रैकेट में है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो मेरे भाई ये होल स्क्वायर है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का, तो एक इसमें से मैं अगर एक सेक थीटा माइनस टेन थीटा को इसके साथ लिख दूँ, जैसे मैं लिख के दिखा देता हूँ, ऐसे लिख दूँ अगर मैं इसको, तो आपको समझ में आएगा कि देखो ये हो क्या रहा है, होल स्क्वायर है, मैंने 2 जगह लिख दिया सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये होल स्क्वायर था ना इसका, मैंने 2 जगह लिख दिया। एक ये है ब्रैकेट में क्या सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक ऐसे ही था। अब हम इसको डिनोमिनेटर को सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ से ये डिनोमिनेटर है नीचे से, न्यूमरेटर तो हमारा ऊपर बनाएगा। ठीक है, तो अब देखो अब ऐसा करने पे क्या हुआ कि ये हो गया एक्स सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और एक में होगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो मेरे भाई जब भी आप देखते हो कि ए माइनस बी और ए प्लस बी जब भी बनता है तो क्या बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसकी जो वैल्यू बनेगी वो बन जाएगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो यानी इस सब की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। आगे समझ में। अब देखो क्या करना है, तो ये तो मैंने लिखा कॉस थीटा, अब ब्रैकेट में ये है, इसको क्या करेंगे सेक थीटा को लिख देंगे 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस है, और टेन थीटा को लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इसका तो 1 ही आ गया, मल्टीप्लाई में 1 तो बनी, ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। अब देखो ये कॉस थीटा है दोनों नीचे, तो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा, मल्टीप्लाई में क्या आएगा ऊपर आएगा 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, नीचे आएगा कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा इसको काट देगा, यानी नीचे आ जाएगा हमारा क्या 1 माइनस साइन थीटा। तो देखो हमारे न्यूमरेटर में आया था सर हल करके हमारा 1, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, ये हो गया हमारा क्या 1 अपॉन, और नीचे आ गया न्यूमरेटर में 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा आ गया। और इसके बराबर में दिया था क्या 1 अपॉन 1 माइनस के, दिया था कि नहीं दिया था। तो देखो ये वही रूप बन गया, ऊपर 1 है, फिर 1 माइनस साइन थीटा माइनस के था, कंपैरिजन करेंगे तो आप देखोगे के की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी साइन थीटा, कंपैरिजन करने पे क्या आ जाएगी के की वैल्यू साइन थीटा। के की वैल्यू हमसे पूछेगी तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। मेरे भाई बेहतरीन सवाल है, एक से एक अच्छे सवाल है, मैं आपको कराता हूँ, पिक करता हूँ, मुझे लगता है कि हाँ बाकी अच्छी सवाल। और ये PYQs है वो भी RRB ग्रुप डी 2022 में पूछा गया मेरे भाई, देख लो कितना अच्छा सवाल है। अगर आप इसको ये चीज़ नहीं आती है आपको तो आपको टाइम लगेगा, आप छोड़ कर आओगे, लेकिन अगर आप समझ जाओगे अभी से देख कर जाओगे तो आपको लगेगा कि हम ये कर देंगे, हो जाएगा हमसे। नहीं तो आप वैल्यू भी रखोगे ना, कोई भी थीटा की वैल्यू रखते आप तो सॉल्व करने जाते तब भी वो आसानी से सॉल्व होती नहीं। नहीं तो आप एक बार वैल्यू रख के, कोई भी वैल्यू रख के आप करके देखना। आज का तीसरा सवाल है, RRB NTPC 2023 में पूछा गया, कहता है कि एक निश्चित राशि 15% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों में 98,494 हो जाती है, जबकि ब्याज 8 मासिक संयोजित होता है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो तो उसी राशि पर उसी दर से और उतने ही समय में देय राशि कितनी होगी। तो देखो मेरे भाई वो कहता है कि जो रेट है वो 15% है और 2 वर्षों की बात है, लेकिन ब्याज जो संयोजित होती है वो 8 मासिक होती है, हर 8 महीने बाद। तो मेरे भाई आप देखोगे कि 2 वर्ष में कितने महीने होते हैं 24, है ना, यानी
ये 15% जो रेट है वो वार्षिक है। वो हमें क्या करना पड़ेगा फिर, हमें 8 मासिक की क्या निकालनी पड़ेगी, रेट निकालनी पड़ेगी। तो क्या पहले रेट बना ले, कितनी बनेगी, अभी रेट है 15%, अगर हमें चाहिए 8 मासिक तो हम क्या करेंगे कि 15 का 8/12 वो 12 कर देंगे, मासिक चाहिए। तो देखो ये जाएगा कितने से, 4 से 2 पे, 4 से 3 पे, और 3 से ये कटेगा 5 पे, और 5 से 10 पे, यानी रेट लगेगी 10%। अब मेरे भाई 2 वर्षों की बात थी, लेकिन जो ब्याज संयोजित हो रही है वो 8 मासिक हो रही है, यानी 2 वर्ष बराबर होते हैं आपके कितने, 24 महीने, 24 मंथ, होते नहीं होते। तो आप देखोगे कि अगर 8 मासिक होगी तो 8 या 24, यानी 3 8 महीने के 3 वो बन जाएंगे कितने पेयर, 8 महीने के 8 मंथ्स के कितने बन जाएंगे पेयर, 3 पेयर बन जाएंगे, यानी 3 जो टाइम होगा वो 3 हो जाएगा। आगे बात समझे, रेट के उसमें करते हैं ना कि अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक में क्या होता है कि वहाँ 6 महीने की, 6 महीने पे कैलकुलेट करते हैं। तो समय क्या करते हैं, समय आधा मतलब समय दोगुना हो जाता है और रेट आधी हो जाती है। लेकिन ये 8 महीने की बात करिए तो मेरे भाई और 2 साल में तो 24 महीने होते हैं, यानी रेट तो उस हिसाब से 8/12 से करने के 2/3 बनेगी, यानी 10% हो जाएगी। 15 से जो रेट थी वो 8 महीने की कितनी लगेगी, 10%। लेकिन समय क्या हो जाएगा उसका, 3 हो जाएगा, यानी 3 गुना 8 या 24, यानी 24 महीने में 3 समय बन जाएगा, 8 महीने के 3 पेयर बन जाएंगे, ये कह सकते हैं सिंपल भाषा में। ठीक है, तो अब हमें वही चीज़ कैलकुलेट करनी है कि हमारा जो ब्याज बनेगा, यानी मूलधन जो होगा वो कितना होगा। पहले तो हमें मूलधन चाहिए। तो देखो अब आप सक्सेसिव लगाओगे 10% का 3 साल के लिए, यानी 10%, 10% और 10%, यहाँ आप सक्सेसिव लगा सकते हो। तो मेरे भाई जब आप इन दो में सक्सेसिव लगाओगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे 20 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, यानी 21। इन दोनों का तो सक्सेसिव 21% आ जाएगा। अब लगेगा 21 और 10 में, तो 21 से 10 जोड़ेंगे 31, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2.1, यानी 31 में 2.1 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 33.1, यानी तीनों का जो सक्सेसिव आएगा ये आएगा 33.1। आगे समझ में। अब आपको पता है कि ये आपका सक्सेसिव ब्याज आया है ना। और जो उसने बोला है कि जो वर्षों में राशि, 2 वर्षों में जो राशि हो जाती है ना वो ये हो जाती है, यानी इसमें इसकी वैल्यू क्या है, यानी ये हो गया 100 और ऐड कर दूँ इसमें मैं तो ये हो जाएगा 133.1, यानी 133.1 की वैल्यू है ये। तो हमें कितने की चाहिए, 100 यूनिट की, मूलधन निकल आएगा हमारा। तो हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है मैं सवाल में दिया 98,900 वो सॉरी 494, किसकी वैल्यू होगी 133.1 की, हमें चाहिए 100 की वैल्यू। तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, मूलधन निकल जाएगा कि मूलधन क्या था। ठीक है, अब उसने बोला है कि ये मूलधन होगा। अब उसने बोला कि यदि ब्याज वार्षिक रूप से संचित हो, यानी ब्याज वार्षिक रूप से संचित हो तो रेट वही रहनी चाहिए उसी राशि पर, किसी राशि, इस राशि पर जो हमने कैलकुलेट की है। ठीक है, दर भी वही रहनी चाहिए, कितनी 15%, और समय कितना रहना चाहिए 2 वर्ष, यानी पहले उतना ही समय यानी 2 वर्ष। तो इसके बाद बताना है कि कितनी राशि हमें दे करनी होगी, यानी पे करनी होगी। ठीक है, तो देखो ये तो इसका मूलधन हो गया। अब आप कैलकुलेट करोगे किस परसेंट से, 15% की रेट से। यहाँ मैं बताता हूँ, इधर बताता हूँ 15% की रेट, 15% का मतलब होता है 3/20, यही होता है। तो मेरे भाई आप जब यहाँ देखोगे क्या करते हैं 2 साल में, मान लो 400 प्रिंसिपल था तो 3/20 के हिसाब से कितना बनेगा, यहाँ 60 बनेगा। तो यहाँ भी पहले और दूसरे साल में सिंपल इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर रहते हैं, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होते हैं। अब दूसरे साल में जब जाएंगे तो 3/20 इस पर लगेगा, यानी 9 यूनिट, यानी कुल मिला के जो आपका ब्याज बन जाए, मतलब जो राशि बनेगी ना 400 प्लस ये कितना हो गया 60 और 60 120, 120 और 9 129, यानी कुल मिला के जो आपका राशि बनेगी 529 यूनिट बन जाएगी। कितनी अमाउंट जो बन जाएगा वो बन जाएगा 529 यूनिट। तो आपकी जो प्रिंसिपल है यहाँ से वो कितना है 400 यूनिट, यही है। तो ये जो प्रिंसिपल है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, इस वाले को, यही तो मूलधन बनाया था हमने। तो यानी हम कह सकते हैं कि 400 यूनिट की वैल्यू ये है, तो हम इसके नीचे लिख देंगे 400, तो डिवाइड करना होता है तो हमने यही लिख दिया। मैंने कैलकुलेशन इसीलिए नहीं करी कि कैलकुलेशन करेंगे वहाँ करेंगे पर यहाँ करेंगे, हम इस कैलकुलेशन सारी एक बार में कर लेंगे। आगे बात समझ में। अब ये मैं आपको समझा रहा हूँ, सुबह से टाइम लग रहा है, जब आप समझ जाओगे ना तो आपको ये चीज़ करनी नहीं है, ये तो आप माइंड में करोगे कि 15% 3/20 हो गया, ये करेंगे इतना हो गया, लेकिन कैलकुलेशन आपको ये वाली करनी है फिर
ठीक है, तो ये 400 यूनिट की वैल्यू हुई। हमें चाहिए कौन सी क्या चाहिए हमें, 529 की, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 529 का। ठीक है, अब काटेंगे। देखो अब आप जब काटने जाओगे तो ये तो कट ही जाएगा, 2 जीरो, सही है, 2 जीरो कट गए। अब क्या करना है, अब कैलकुलेशन करनी है तो मेरे भाई एक काम करते हैं, ये 0.1 है ना, तो इसको क्या बना लें, देखो मेरे भाई, तो अगर ये 0.1 है तो अगर मैं नीचे मल्टीप्लाई 10 का कर दूँ, यानी 10 का मल्टीप्लाई करूँ तो पॉइंट कट जाएगा, तो ऊपर भी 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा, तो मैंने ये कर दिया। अब पॉइंट कट गया, यानी अब हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो 11 से ये कटेगा, 1331 है, 11 का क्यूब होता है यानी 121 पे, और 11 से ये कटेगा आपका 11 × 8 = 88, कितने बचेंगे 10, 104 हो जाएगा, और 9 पे जाएगा, फिर 5 बचेंगे, 5 पे जाएगा, 4 बचेंगे, और फिर 4 पे जाएगा। अब 11 से फिर कट जाएगा 11 पे, अब 11 से ये कटेगा, स्पेस थोड़ा कम है, तो 11 से ये कटेगा कितने पे, 8 पे, 1 बचेगा, 11 कम 11, 4 बचेंगे, और 44, 11 चौके 44, 814। अब 11 से मेरे भाई फिर कट जाएगा ये, देखो 11 7 77, ठीक है, 4 बचेंगे, और 11 चौके 44, यानी ये एग्जैक्ट 1331 से 74 पे कट जाता, लेकिन हम नहीं काट सकते तो हमने 11 11 से करके काट दिया। ठीक है, अब क्या करना है, ये है 4 नीचे, अब 4 है तो हमें क्या करें, 4 से इसके ये डिवाइड होगा, 2 से काट सकते हैं, 2 से काटेंगे तो 2 पे जाएगा, और 2 से ये जाएगा कितने पे, 2 3 6, और 1 बचेगा, 2 7 14 37, और 2 से इसे काट दें हम इधर तो ये 5, नीचे सब कुछ खत्म हो गया। अब ऊपर रह गया आपका कितना, मल्टीप्लाई करोगे तो 5 7 35, 5 7 35 आएगा, 5 हासिल 3, 5 या 15, और 3 18, 185, यही आएगा 185। अब मल्टीप्लाई करना है कितने का, 529 का। ये कैलकुलेशन हमें करनी है, कैलकुलेशन तो बड़ी है, लेकिन मेरे भाई करोगे, सवालों में क्या होता है, प्रैक्टिस ही तो है, प्रैक्टिस ही तो करनी है, तभी तो कैलकुलेशन आती है। तो हमें इसकी कैलकुलेशन करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। देखो अगर आप डिटेल सम देखो, यूनिट डिजिट देखोगे तो 9 पंजे 45, आप देखोगे कि यूनिट डिजिट पे 5 आएगा, और आपके 3 ऑप्शन 5 वाले हैं तो एक तो कट ही जाएगा, यानी 3 इनमें से कोई एक होगा। अब यूनिट डिजिट डिजिटल सम लगाने जाओगे तो देखो 9 कट जाएगा, 5 और 2 7, यहाँ 8 और 1 9, 9 कट जाएगा, यानी 7 यहाँ से आएगा, 5 यहाँ से, 7 पन्ना 35 होता है, 35 का यूनिट डिजिटल सम 8 आता है, तो मेरे भाई 8 देखेंगे हम, 9 खत्म, ठीक है, 7 और 6 13 और 5 18, ये खत्म, यानी 8 यहाँ से आएगा। अब देखो डिजिट सबके सेम है, यहाँ सिर्फ सेम है, यानी डिजिटल सम तो हम नहीं लगा सकते क्योंकि सबका 8 आ जाएगा, यहाँ डिजिट सबके सेम है ना, ये हम तो यूनिट डिजिट से काट दिया, इसका मतलब हमें मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो क्या देखो कैसे करें, मैं 185 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 529 को लिख सकता हूँ, 500 + 20 + 9, ये लिख सकता हूँ। कैलकुलेशन अपने अपने ऊपर होती है, हम कैसे करें, ठीक है। तो देखो अब मैं इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 जीरो आएगा, 5 25, 2 5 8 5 40 और 2 42, हासिल 4, और ये 5 × 5 और 9, इतना आ जाएगा प्लस। अब अंदर करूँगा इसका तो देखो 1 जीरो आएगा, और इसका तो डबल हो जाएगा, 185 कितना होता है, 2 5 10, हासिल 1, और 16 1 17, हासिल 1, और 3 3700, ये हो जाएगा प्लस। अब करेंगे इसका तो 9 पंजे 45, हासिल 4, 9 8 72, और 4 76, हासिल 7, 9 1 और 9 और 7 16, यानी 1665। अब सबको जोड़ना ही तो है, जोड़ दो, कितना आएगा 5, ये आ जाएगा 6, और मेरे भाई ये आ जाएगा आपका इधर 6 हो गया, 6 और 7 13, 13 और 5 18 के 8 आ जाएगा, हासिल 1 2 और 3 5, 5 और 2 7, उधर 9, यानी 97,865 आपका क्या हो जाएगा, जो आपको चुकाना है 2 वर्ष के बाद वो हमारी राशि हो जाएगी 97,865। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 97,865, ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा। थोड़ा मैंने स्पेस कम था, इस वजह से मैंने, वैसे आपको समझ में तो आ ही रहा होगा कि मैंने यहाँ ये कैलकुलेशन की, उसके बाद ये राशि बनाई, यहाँ से ये कैलकुलेशन की है बस। ठीक है, इसको मैं ऐसे डाल देता हूँ कि ये अलग कैलकुलेशन है, यहाँ से अलग, ये इतना कैलकुलेशन किया, उसके बाद यहाँ से अलग की कैलकुलेशन है ये। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन मैंने इस पे से अभी कम था, इस वजह से इसको हिंदी में नहीं लिखा है, इंग्लिश में ही है ये क्या कहता है। तो देखो, एक ए ट्रेडर गेन्स 25% बाई सेलिंग एन आर्टिकल आफ्टर टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 25% एंड 10%। यानी एक जो ट्रेडर है वो किसी आर्टिकल को यानी किसी वस्तु को बेचता है तो दो सक्सेसिव डिस्काउंट देता है, 25% का और 10% का, और ये करने के बाद उसे कितने 25% का उसे प्रॉफिट हो जाता है, गेन। जब डिस्काउंट दे देता है 25% और 10% का, फिर भी उसको 25% का क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है ऑन इट्स मार्क प्राइस, उसके मार्क प्राइस पर, क्योंकि डिस्काउंट तो मार्क प्राइस पे दिया जाता है। एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज इंक्रीज बाई 30%। अब वो कहता है कि यदि उसका कॉस्ट प्राइस, आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाए, 30% बढ़ जाए, इंक्रीज बाई 30%, ठीक है। देन व्हाट सिंगल डिस्काउंट शुड बी ही नाउ गिव ऑन द सेम मार्क प्राइस टू गेट द सेम प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ एज अर्लियर। यानी वो कहता है कि अगर वो सिंगल डिस्काउंट दे, एकल छूट, यानी यहाँ दो सक्सेसिव दे रहा था 25% और 10%, ठीक है, सक्सेसिव दे रहा था दो डिस्काउंट की, लेकिन वो कहता है कि अगर वो एक ही सिंगल छूट देना चाहे तो उसको क्या होगा, उसी सेम प्राइस पे, मार्क प्राइस पे, यानी जो पहले था मार्क प्राइस उसी पे, तो उसे सेम प्रॉफिट परसेंट, यानी प्रॉफिट भी उतना ही होना चाहिए, जैसे 25% पहले हो रहा था उतना ही इसे प्रॉफिट यहाँ होना चाहिए। तो पहले मेरे भाई ऐसे 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 बनाएंगे कि देखो, आप जानते हो CP/MP का रेशियो क्या होता है, CP होता है 100 माइनस डिस्काउंट, तो MP होता है 100 प्लस प्रॉफिट, यही होता है। अब आप ये से कैलकुलेशन करोगे तो 100 माइनस डिस्काउंट, यानी आपको 25% और 10% के डिस्काउंट दिए गए थे, ठीक है। तो आप जब 25% और 10% का डिस्काउंट लगाओगे तो कितना आएगा, निकालोगे तो सक्सेसिव, तो देखो 25% और 10%, 35 हो गया। 35 माइनस कितना करेंगे आप, 2.5, यानी 25 मल्टीप्लाई 10 करोगे 250 हो जाएगा, और 100 से डिवाइड करोगे तो 2.5, यानी 35 में से 2.5 आप माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 32.5, ये आएगा। यानी एक सक्सेसिव डिस्काउंट का एकल छूट इतना आएगा, और हमें 100 में से इसको माइनस करना है। 100 में से जब माइनस करेंगे इसको हम, तो हमारा CP जो आएगा वो आ जाएगा कितना, 67.5, यानी इसका जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 67.5 अपॉन, अब प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, कितना था प्रॉफिट, 25%, तो हो जाएगा 125, 100 में 25 जोड़ देंगे 125, यानी CP/MP का रेशियो हो जाएगा आपका 67.5 अपॉन 125। आ गया समझ में। अब वो ये कहता है कि वह उसी मार्क प्राइस पर, मेरे भाई ये हो गया हमारा CP/MP का रेशियो, यानी CP हो गया 67.5 और MP हो गया 125। अब वो कहता है कि उसके कॉस्ट प्राइस में 30% की वृद्धि हो जाती है, यानी इस कॉस्ट प्राइस पहले 67.5 था, तो ये बढ़ के कितना हो जाएगा, हम कैलकुलेट कर लेंगे, 130 हो जाएगा, 130 कैलकुलेट करेंगे क्योंकि 30% बढ़ा है। तो देखो ये जीरो इसके साथ मल्टीप्लाई होने पर डेसिमल कटा देगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करेंगे, 13×5 = 65, हासिल 6, 13×7 = 91, 91 और 6 97, 9 हासिल, 13×6 = 78, 78 और 9 कितना होता है आपका, हो जाएगा 87, अब डिसमल लग जाएगा यहाँ, क्योंकि हम 100 से इसको डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा नया कॉस्ट प्राइस बढ़ने के बाद, ठीक है। अब मेरे भाई वो कहता है कि जो कॉस्ट प्राइस बढ़ गया उस पर वो सिंगल डिस्काउंट देना चाहता है, और ये भी चाहता है कि मार्क प्राइस वही रहे जो पहले था, यानी 125, ठीक है, और प्रॉफिट भी वही हो से जो पहले था, यानी 25%। तो आप जानते हो 25% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 1/4, यानी चीज़ 4 की थी तो बेचना चाहता है 5 यूनिट में, सेलिंग प्राइस 5 यूनिट रखना चाहता है, उसका बढ़ा के, है कि नहीं। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा इसका, यानी ये 4 यूनिट की वैल्यू है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 87, ये 4 यूनिट की वैल्यू है, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 5 यूनिट की, निकाल लेंगे हम, ये हो गया इसका सेलिंग प्राइस, ठीक है, ये इसका सेलिंग प्राइस हो गया 87.75 बाई डिवाइड करेंगे 4 से, क्योंकि 4 यूनिट की वैल्यू है, हमें 5 की चाहिए, तो ये हो गया इसका सेलिंग प्राइस। अब मेरे भाई वो ये कहता है कि वही मार्क प्राइस है, उस पर कितने का डिस्काउंट दूँ, कि डिस्काउंट देने के बाद वो चीज़ कितने में बेच जाए, इतने में बेच जाए, ये तो सेलिंग प्राइस के बराबर रख देंगे। तो देखो यहाँ से करते हैं, यानी MP उसका 125 था, तो हम क्या करते हैं, डिस्काउंट माइनस करते हैं, यानी 100 माइनस करते हैं, तो मैं कह दूँ अगर डिस्काउंट X था तो 100 माइनस X अपॉन 100, जब 125 पे इसका डिस्काउंट दे के बेचेगा तो उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, और सेलिंग प्राइस हमने निकाला था अभी, इसके बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 87.75 बाई 4 मल्टीप्लाई में 5 हो जाएगा। तो देखो 25×5 125 होता है, 25 चौके होता है, यानी 5/4 इधर है, 5/4 इधर है, तो ये दोनों तो कट ही जाएंगे, है ना,
तो एक्स की वैल्यू चाहिए, यानी 100 माइनस एक्स बराबर हो गया आपका 87.75। अब एक्स की वैल्यू चाहिए मेरे भाई, एक्स की वैल्यू आएगी 100 माइनस इसको कर देंगे, तो 100 में से जब इसको घटाएंगे तो देखो 2.5 आएगा, 0.25, और इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 12, यानी 87, तो ये आएगा 12, यानी हो जाएगा 12.25% का एकल डिस्काउंट, यानी जो वो डिस्काउंट देना चाहिए उसे वो अब देना चाहिए कितने का 12.25% का। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर डी। आया समझ में? तो एक से एक अच्छे प्रश्न है मेरे भाई, मैं आपको अच्छे अच्छे प्रश्न करा रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको बोल दिया है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट अच्छे प्रश्न मतलब कैलकुलेटेड टाइप भी है, लेकिन आपको करनी चाहिए। और ऐसे ही प्रश्न मेरे भाई एग्जाम में आते हैं, जब हम वहाँ प्रेशर होता है टाइम का, वहाँ हम फंस जाते हैं, कर नहीं पाते, छोड़ के आ जाते हैं या गलत हो जाता है। इसलिए कह रहा हूँ ऐसे ही प्रश्न अभी भी आने हैं, अभी भी ऐसे ही प्रश्न आने हैं, इससे कुछ हटके नहीं आना, देख लेना। जब पेपर दे के आओगे, एग्जाम दे के आओगे, तब आप बोलोगे कि हाँ बाकी ऐसे ही प्रश्न आए थे। इसलिए कह रहा हूँ वीडियो को देखो, पूरा देखो, अच्छे से समझो, एनालिसिस करो, अपने क्वेश्चन बनाओ, वीडियो पॉज किया करो, सॉल्यूशन देखने, मेरे सॉल्यूशन कराने से पहले आप खुद से करो, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दो और शेयर भी क्या करो, कमेंट किया करो देखने के बाद कि कैसा लगा। ये सर सवाल है आरआरबी एएलपी 2024 में पूछा गया। कहता है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 है के मूल हैं, इसके मूल बताने क्या होंगे, यानी रूट्स बताने इसके। तो देखो मेरे भाई, आपका जो द्विघात समीकरण होता है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 इस रूप का होता है, यही होता है। तो आप देखोगे इसके मूल्य निकालने हैं, तो मेरे भाई जब भी ये द्विघात समीकरण है आपका एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक आपका 1 है यहाँ, माइनस 4x प्लस 3, जब भी आपको रूट्स निकालने हो ना, तो आप इस वाले नंबर के कॉन्स्टेंट वैल्यू के फैक्टर ऐसे फैक्टर करो कि आपके मल्टीप्लाई करने पे तो थ्री आ जाए, मतलब दो फैक्टर ऐसे जिनका मल्टी गुणा करें तो 3 आए, क्यों 3 के कर रहे हैं, और जोड़ें या घटाएं तो हमारा 4 आए। तो देखो इसके क्या फैक्टर होंगे 1 और 3, यानी 3 बन जा 3। अब हमें चाहिए -4, तो क्या साइन आने चाहिए माइनस के, यानी -1 और -3 हो जाएगा -4। तो मेरे भाई अब क्या होता है कि जब हम फैक्टर कर लेते हैं, हमें ये मिल जाते हैं, तो हमारे जो मूल होते हैं ना, यानी एक्स के जो मूल चाहिए हमें उसके समीकरण के, वो आएंगे, जो भी यहाँ आता है वो साइन चेंज करके आता है, यानी -1 है तो +1 आएगा, यहाँ -3 है तो +3 आएगा, और यहाँ माइनस प्लस होता तो मतलब साइन चेंज हो जाता है। तो इसके रूट हो जाएंगे +1 और +3, यानी 1 और 3। तो मेरे भाई इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस तरीके से इसको जल्दी से करना है, फैक्टर इसके किया करो और देखा करो, जोड़ने घटाने पे वही बना दे। तो 1 और 3 हो गए, माइनस चाहिए तो दोनों में माइनस आएगा, तभी तो -4 बनेगा। तो अब यहाँ जो माइनस आए हैं वो बदल के +1 हो जाएंगे, यानी अगर यहाँ प्लस होता तो माइनस हो जाता, माइनस है तो प्लस हो गया। ये मेरे भाई एक घन का आयतन पूछा है, ज्ञात कीजिए जिसकी कोर यानी किनारा 8 सेंटीमीटर भी। तो देखो मेरे भाई एक आयतन, घन का आयतन यानी किसका, क्यूब का वॉल्यूम। तो क्यूब का वॉल्यूम आप जानते हो क्या होता है, ए क्यूब, और ए दिया है हमें कितना, तो इसका 8 क्यूब, 8 का क्यूब करना है, तो 8 का क्यूब कितना होता है 512 सेंटीमीटर क्यूब, इसका क्या हो जाएगा वॉल्यूम हो जाएगा। इसमें कुछ करना ही नहीं था, ये याद होना चाहिए, कम से कम क्यूब कितने तक याद होना चाहिए, 20 तक कम से कम क्यूब याद होनी चाहिए। तो ये याद होगा तो जल्दी से हो जाएगा। यह है आरआरबी एनटीपीसी 2024 में पूछा गया। कहता है कि ABCD एक समलंब है, यानी ट्रपेजियम है, इंग्लिश में कहते हैं इसको ट्रपेजियम। ABCD इज ए ट्रपेजियम, और BC पैरेलल AD, यानी BC और AD इसकी जो भुजाएं वो आपस में समांतर हैं, समानांतर जिसे कहते हैं, पैरेलल का साइन होता है। एंड AC यह बराबर है CD के, और ABC बराबर है 98 और BAC बराबर है 32। तो हमें बताना है एंगल ACD, यानी कहता है कि BC पैरेलल AD है और AC बराबर CD है। यदि एंगल ABC 88 है, 88 नहीं है सॉरी 98 है, इंग्लिश वाले में सही है, यहाँ लैंग्वेज गलत है, तो ये है 98, यहाँ कर देंगे हम 98, इंग्लिश वाला सही है। तो BAC 32 है और ACD आपका पूछा है। तो देखो ट्रिपेजियम बनेगा कैसे, ये बनेगा आपका ट्रिपेजियम होता है जिसकी दो समानांतर भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो उसने बोला कि BC और AD समांतर है, यानी A B और C ये
समलंब चतुर्भुज हो गया जिसमें बी सी समांतर है किसके, ए डी के। ठीक है, हो गया। अब ए सी बराबर सी डी, यानी सी डी जो है, सी डी वो ए सी के बराबर है, यानी इस वाले भुजा के, इसके, यानी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में इक्वल हैं। ठीक है, फिर कहता है कि एंगल ए बी सी, ए बी सी 98 है, ए बी सी यानी ये एंगल जो है आपका 98 है। ठीक है, और एंगल बी ए सी ये है आपका 32। ठीक, तो मेरे भाई आप जानते हो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, यानी इस वाले ए बी सी त्रिभुज में हम देखें तो ये 32 है, ये 98 है, तो ये कितना हो जाएगा, आपने कहा जोड़ोगे, जोड़ के माइनस करोगे तो देखो ये हो जाएगा आपका 10 और 140, नहीं 130, तो 90 और 30 120 और ये 10 तो 130। ठीक है, 130 यानी 180 में से 130 घटाओ तो ये एंगल आपका आ जाएगा 50, और ये साइड पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगी ए सी, इन दोनों के लिए ए डी और बी सी पैरेलल है। तो जब ये ऐसा बनता है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होते हैं, यानी ये 50 है तो ये भी 50 होगा। ठीक है, होगा नहीं होगा। अब आप देखोगे हमसे पूछा है एंगल ए सी डी, यानी ये वाला ए सी डी ये एंगल पूछा है। अब आप देखोगे ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, तो यानी इसके सामने जो एंगल है वही इसके सामने एंगल होगा, तो ये 50 है तो इसके सामने ये वाला एंगल भी 50 होगा। अब आप जानते हो फिर वही बात कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो इनको मिला के कितना हो गया इस वाले त्रिभुज में ए सी डी में, ये 50 से 50 100 हो गया, तो ये कितना आएगा 80 आ जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक, ये है आरआरबी टेक्नीशियन 2025 में पूछा गया। रजनी के पिता की आय रजनी से 3 गुना है और रजनी की आय उसकी बहन लवन्या से 2 गुनी है। अब से 2 वर्ष के बाद इन तीनों व्यक्तियों की आयु का योग 60 वर्ष होगा। रजनी की वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमसे बोला है कि रजनी की वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। तो देखो कैसे करना है, ये रजनी के फादर हैं, यहाँ रजनी है और ये रजनी की बहन है लावण्या। ठीक, तो कहता है कि और रजनी की आय उसकी बहन की 2 गुनी है, यानी अगर बहन की जो आय 1 यूनिट है तो उसकी 2 यूनिट है, इसकी 2 गुनी, तो ये 3 गुना है, तो ये 3 गुना इसका क्या आ जाएगा 6, यानी हम कहते हैं ये 6x है, ये 2x और ये 1x यानी x है। ठीक है, तब प्रेजेंट में अब कहता है 2 वर्ष के बाद, अब से 2 वर्ष बाद, आफ्टर 2 ईयर्स, 2 ईयर्स क्या होगा, हो जाएगा 2 वर्ष के बाद इनकी आयु का योग 60 वर्ष हो जाएगा, यानी 2-2 वर्ष सबके बढ़ेंगे, तो यानी कुल मिला के अभी जो अगर मैं इनका योग करूँ तो इनकी उम्र का योग कितना है, तो देखो 6 और 2 8 और 1 9, यानी 9x है अभी। अब 2-2 वर्ष सबके बढ़ेंगे तो कितना बढ़ जाएंगे 6, यानी 9x + 6 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यही बोला है तूने 60 हो जाएगा 60। अब करेंगे तो 9x बराबर ये माइनस हो जाएगा तो 54 और x की वैल्यू आ जाएगी आपकी, कट जाएगा किससे पे 6 पे, तो x की वैल्यू आ गई 6। उसने पूछा है रजनी की वर्तमान आय, तो रजनी की वर्तमान आय कितनी है 2x, यानी x का 6 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे कितना 12, तो रजनी की उम्र आ जाएगी 12 वर्ष। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। देखो मेरे भाई, यह है आरआरबी ग्रुप डी 2019 में पूछा गया, बहुत ही अच्छा सवाल है। कहता है कि एक कुकर का अंकित मूल्य 4 दुकानों पे, 4 दुकानें थीं, उन पर उन कुकर का मूल्य, दुकानों का नाम था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, समान है, यानी अंकित मूल्य सब पे चारों दुकानों पे समान था। दुकान जो फर्स्ट है वो कुकर के अंकित मूल्य पर 20% और 15% की 2 की छूट देती है, और दुकान सेकंड है वो 18% और 17% की 2 छूट देती है, और दुकान थर्ड 25 और 10 की डिस्काउंट देती है, सक्सेसिव डिस्काउंट, और दुकान फोर्थ 15 और 5 के 3 सक्सेसिव डिस्काउंट देती है। तो कहता है कि कौन सी दुकान कुकर को सबसे कम कीमत पर बेच रही है, यानी उसे ये बताना है कौन सी दुकान उस कुकर को सबसे कम कीमत पे सेल करती है। तो देखो आप क्या निकालोगे, इनका एकल छूट, यानी आप देखोगे कि 20 और 15 35, ठीक है 35 होगा, 18 17 35, यानी 20 और 25 और 10 35, और इनको ऐड करोगे तो ये भी 15 15 30 और 5 35, यानी आपको 35 में से माइनस करना है। ठीक है, तो 35 में से आप माइनस करोगे तो आपका जो आंसर डिपेंड करेगा वो
इनके मल्टीप्लाई एक्स इंटू वाई होता है ना, एक्स इंटू वाई अपॉन 100, उस पर डिपेंड करेगा। तो 20 मल्टीप्लाई 15 करेंगे कितना आएगा, आप इसको काटोगे 20 से 100 कट जाएगा 5 पे और 15 कट जाएगा 3 पे, यानी 35 माइनस 3 करना पड़ेगा। तो आपका जो छूट मिलेगी एकल छूट वो हो जाएगी कितने की, 33% की, ये हो जाएगी, सॉरी 32% की। तो 3 माइनस करेंगे 32, यानी एकल छूट 32%, उसको पहली दुकान उसको एकल छूट के रूप में 32% छूट दे रही थी। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका डिस्काउंट, यानी ये डिस्काउंट था। तो सेल कितने में करेगी, अब सेल जो उस दुकान करेगी वो डिस्काउंट उतना देने के बाद 100 में से इसको माइनस कर देंगे तो कितने में, 68% में। अगली बात समझ में, ये सेलिंग है, यानी इतने का तो डिस्काउंट हो गया, एकल डिस्काउंट। ठीक है, तो सेल कितने में करेगी, इतने में। ऐसे ही यहाँ 35 बन रहा है, तो इनका करेंगे 18 17 का मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। तो देखो 17 18 का मल्टीप्लाई करेंगे, 17 मल्टीप्लाई 17 कितना होता है, 289। 289 में 17 जोड़ देंगे, क्योंकि हमें ये तो करना है 18 मल्टीप्लाई 17, तो मैं 18 को 17 + 1 लिख सकता हूँ। तो 17 17 289 होता है। ठीक है, प्लस 17 और कर देंगे ऐड, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 900 299 और 7 306, यानी 3.06। 100 से डिवाइड भी तो करना है, तो 3.06 आपको इसमें से माइनस करना होगा, तो आपका आएगा 31.94, यानी इतने का डिस्काउंट देगी दूसरी दुकान। ये फर्स्ट की बात है और ये सेकंड वाले की बात है। ठीक है, तो इसका इतना डिस्काउंट देगी, तो सेल कितने में करेगी, तो सेल करेगी मेरे भाई, आप इसमें से घटाओगे तो ये हो जाएगा आपका 68.06 में उसको सेल करेगी। ठीक है, अब थर्ड दुकान की बात आती है, तो थर्ड दुकान भी क्या कर रही है, 35 है, माइनस करेंगे इसका भी वही, तो ये हो जाएगा आपका 250, यानी 35 में से कितना माइनस करना है, 2.5, तो 25 और 10 का मल्टीप्लाई 250 यानी 2.5। तो 35 में से 2.5 माइनस करोगे मेरे भाई, तो क्या आएगा 32.5, 2.5 ही तो डिवाइड माइनस करना है, तो आएगा 32.5, यानी इतने का डिस्काउंट इतने का डिस्काउंट दे देगी, तो बेचेगी कितने में, 67.5% में। आ रहा समझ में। ऐसे ही फोर्थ दुकान का आप करते हैं हम, तो फोर्थ दुकान 15 15 और 5 के 3 सक्सेसिव दे रही है, सक्सेसिव डिस्काउंट 15 15 5 के। तो हमें पहले में लगाएंगे 15 और 15 30 होता है। ठीक है, अब 30 पहले तो हम इसमें ही लगाएंगे ना 15 15 वाले में, तो क्या होगा 15 15 30 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा। 30 में से कितना माइनस करेंगे, 15 15 का मल्टीप्लाई 225, यानी 2.25 यानी हमें करना होगा 30 में से माइनस कितना 2.25, तो आएगा कितना, ये आएगा आपका ये 3 माइनस करो तो आएगा 27.75, यही आएगा। अब आपको 5% का और देना है, तो मेरे भाई 5%, अब इसमें 5 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 32.75, 32.75। अब इनका मल्टीप्लाई करके घटाओगे, इसमें से इन दोनों का मल्टीप्लाई करके तो घटाओगे, दिख नहीं रहा था क्या, चलो मैं दोबारा बताता हूँ। यानी फोर्थ का करेंगे तो 15 और 15 30, तो 30 में से पहले तो इन दोनों में लगाएंगे हम 15 15 वाले में, तो 15 15 30 होता है। 30 में से माइनस करेंगे कितना, 15 15 का मल्टीप्लाई 225, यानी 200 से डिवाइड कर देंगे तो 2.25, यानी 30 में से 2.25 हम माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 27.75। ठीक है, ये आ जाएगा। अब लगाएंगे 5% वाला, तो इसके साथ ऐड होगा पहले वो, तो हो जाएगा 32.75। ठीक है, अब इसमें से माइनस करेंगे इनका मल्टीप्लाई, तो करो मल्टीप्लाई, यानी डेसिमल तो आएगा 4 डिजिट के बाद, क्योंकि 100 से डिवाइड करने पर डेसिमल जो 2 डिजिट के बाद है वो 4 डिजिट के बाद हो जाएगा। तो हम करेंगे 55 25 हासिल 2 7 15 35 और 2 37 हासिल 3 7 15 35 और 3 38 हासिल 3 5 2 10 और 3 13। डेसिमल चाहिए हमें 4 डिजिट का, यानी इतना माइनस कर देंगे 1.3875। तो हमारा जो डिस्काउंट एकल डिस्काउंट यहाँ आएगा ना, ये लगाता हूँ मैं यहाँ से 32, तो पहले लगा दिया था ये आ गया था, तो 32.75 माइनस करना है कितना 1.3875। तो इसकी जो एकल छूट आएगी वो कितनी आएगी करते हैं, तो ये मेरे भाई आएगी आपकी, करो तो ये आएगा 5 यहाँ पहले, ये सेल जिसकी छूट चल रही है मतलब सेलिंग प्राइस है इधर। ठीक है, तो 5 आएगा, फिर आपका 2 आएगा, ठीक, अब 6 आएगा, उसके बाद यहाँ आपका 6 में से 3 जाएंगे तो 3 आएगा, अब 1 आएगा और 3 आएगा, यानी आपका डेसिमल यहाँ आएगा। तो आपको छूट मिल गई 31.3625 की।
तो अब 100 में से अब 30, अब एग्जैक्ट लगाओ, 30 पर माइनस करोगे 100 में से, तो आपका लगभग कितने में बचेगा ये बचेगा आपका 69 में लगभग, एग्जैक्ट नहीं, लेकिन कटाएंगे तो 69 पॉइंट कुछ समथिंग मैं बता दे रहा हूँ, 68 पॉइंट कुछ आएगा, लेकिन 68 पॉइंट है ना। तो उसने बोला है कि कौन सी दुकान सबसे कम कीमत पर उसको बेच रही है। तो देखो, एक बेच रही है 68 में, एक 68.06 में, एक 67.5 में, एक 68 पॉइंट कुछ आएगा समथिंग, है ना, आएगा कि नहीं आएगा अप्रोक्सीमेट। तो उसने सबसे कम कीमत किसकी है, ये इसकी, क्योंकि 67.5 में बेच रही है, यानी आपकी दुकान कौन सी, दुकान थर्ड सबसे कम कीमत पर बेच रही है। तो आपका हो जाएगा दुकान थर्ड आपका सही राइट आंसर, यानी ऑप्शन डी। ठीक है, इस तरीके से इसको करना था। यानी डिस्काउंट, एकल डिस्काउंट निकालेंगे, फिर माइनस करके हम सेल देखेंगे कौन सी दुकान कितने में सेल कर रही है उसको। तो इस तरीके से हमारा आंसर होगा। यह क्वेश्चन आरआरबी एएलपी 2023 में पूछा गया। एक टंकी में 3 पाइप ए, बी और सी हैं। ए और बी अकेले क्रम से 4 घंटे 3 घंटे में टंकी को पूरा भरते हैं, यानी ये भरने का काम करते हैं। और जो सी पूरी तरह से भरी हुई टंकी को 2 घंटे में खाली कर सकता है, यानी एक सी जो पाइप है वो खाली करने का काम करता है, 2 घंटे में खाली कर देता है भरे हुए टंकी को। यदि खाली टंकी में तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएँ तो टंकी पूरी तरह भरने में कितना समय लेगी, ये हमसे पूछा है। तो देखो, 3 पाइप हैं ए, बी और सी, ये दोनों भरने का काम करते हैं, और भी क्रम से 4 घंटे में भरते हैं, एक भर देता है इसको 3 घंटे में। और सी अगर सी खाली करने का काम करता है तो हम माइनस लगा देते हैं, 2 घंटे में खाली करता है। इनका हम एलसीएम लेंगे मेरे भाई, तो आपका एलसीएम आ जाएगा कितना, 12, ये 3 पे जाएगा, ये 4 पे और ये 6 पे, यानी ये तो भरने का काम कर रहा है और ये माइनस दिखा रहा है आपका खाली करने का काम। यानी अगर तीनों एक साथ खुल दिए जाते हैं तो देखो, 2 ये तो भरेंगे, कितना भरेंगे 7 यूनिट, और उसी ये घंटे में सी भी चालू है उनके साथ, तो सी उसी घंटे में 6 यूनिट खाली भी करेगा। यानी कुल मिला के उसमें जो टंकी 1 घंटे में जो पानी जाएगा टंकी में वो 1 यूनिट जाएगा। ठीक है, तो हमें 12 यूनिट भरना है, तो 12 यूनिट, 1 यूनिट पानी जाएगा, और 12 यूनिट भरना है तो कितना टाइम लग जाएगा, 12 घंटे। यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर, 12 घंटे में टंकी पूरी भरी जाएगी। यह आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया। एक ट्रेन एक टेलीग्राफ पोस्ट को और 300 मीटर लंबे एक पुल को क्रम से 10 सेकंड और 20 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। तो देखो मेरे भाई, अगर वो टेलीग्राफ पोस्ट, यानी इंग्लिश में कहते हैं इसको क्रॉसेस टेलीग्राफ पोस्ट, यानी एक पोल की तरह पोल होता है, ठीक है, टेलीग्राफ पोस्ट पोल होता है, तो उसको जब पार करती है तो वो 10 सेकंड में उसको पार कर जाती है। और जब हमने पिछले कई टेस्ट में बताया है मैंने कि जब भी कोई ट्रेन किसी आदमी, किसी पोल या किसी पेड़, है ना, को पार करती है तो वो उसके द्वारा उस ट्रेन की लंबाई के द्वारा ट्रेन की जो लंबाई होती है उसी के बराबर उस दूरी तय करनी होती है उसको पार करने में। जब ट्रेन किसी किसी टनल, किसी पुल, किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो उसके द्वारा चली गई दूरी होती है उसकी खुद की लंबाई, और जो जिस चीज़ को वो पार कर रही है, पुल को, टनल को या किसी को, तो वो लंबाई उन दोनों के लंबाई के बराबर उसको दूरी तय करनी होती है पार करने में। तो देखो, जब वो टेलीग्राफ पोस्ट को पार कर रही है तो यानी वो अपनी लंबाई के बराबर दूरी चल रही होगी। ठीक है, तो यानी अगर मैं लंबाई उसकी एक्स कह दूं तो वो समय ले रही थी कितना, 10 सेकंड, समय 10 सेकंड ले रही थी। अगर अब वो पार करेगी किसको, 300 मीटर लंबे पुल को, यानी उसकी लंबाई भी इसमें होगी और 300 मीटर लंबा पुल हो गया, तो वो समय लेने लग गई कितना, 20 सेकंड उसको लग गए। अब आप देखोगे कि उसको 10 सेकंड ज़्यादा लगे, अंतर करोगे तो 10 सेकंड ज़्यादा लगे। क्यों ज़्यादा लगे, क्योंकि उसने क्या किया, तो देखो एक्स दूरी तो यहाँ भी चलनी पड़ी, यानी अपनी लंबाई के बराबर, और अपनी लंबाई के बराबर यहाँ भी चलनी पड़ी, लेकिन 300 मीटर अधिक चलना पड़ा, क्योंकि पुल की को पार कर रही तो पुल की बराबर ज़्यादा चलना पड़ा, इसलिए 10 सेकंड ज़्यादा लग गए। यानी 4 बराबर होता है दूरी बट्टे समय, यानी 300 मीटर दूरी अधिक चलनी पड़ी कितने समय में, 10 सेकंड में। अंतर करेंगे तो 10 सेकंड आएगा। तो हमें चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा में, ये मीटर प्रति सेकंड में चाल आएगी। 4 बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय, यानी दूरी 300, चाल हो गई, समय हो गया 10, दूरी बट्टे समय होता है, समय हो गया 10 सेकंड। हमें चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा, हम क्या करेंगे, 18 बट्टे 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से ये कट जाएगा, 5 से ये कट जाएगा, 6 पे 18 छक्के 108, यानी 108 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड होगी। देखो मेरे भाई, ये सवाल है आरआरबी एनटीपीसी 2025 में पूछा गया। कहता है पी अपनी आय का 36% भोजन पर खर्च करता है और शेष राशि का 25% कपड़ों, चिकित्सा और आवागमन पर खर्च करता है। वह हर महीने शेष बची राशि का आधा भाग बचाता है। यदि वह हर महीने 1,80,000 रुपये बचाता है तो उसकी मासिक आय कितनी है। तो देखो, अगर उसकी मासिक आय में आई कह दूँ इनकम,
तो वो इसका खर्च करता है कितना, भोजन पर 36%। तो 36% खर्च कर देगा तो बचेगा कितना, 64, यानी 64% उसने बचा लिया, ये कह सकते हैं मल्टीप्लाई। फिर उसने 25% कपड़ा, चिकित्सा और आवागमन पर खर्च दिया, तो यहाँ कितना बचा लिया, 75%, 75/100। ठीक है, ये फिर वो कहता है कि जो शेष राशि बची, यानी इतनी जो राशि उसकी बची, उसका भी 1/2 भाग क्या कर लेता है, सेविंग कर लेता है, बचा लेता है, यानी आधा भाग। तो आधा भाग का मतलब हो गया 1/2, इसने सेविंग कर ली। तो सेविंग हर महीने उसकी जो है वो कितनी है, हर महीने सेविंग इतनी कर देता है, ये हो गई 1,80,000। इसके बराबर रख देंगे, कैलकुलेशन करनी है तो करो। देखो 25 से 3 पे जाएगा, 25 से 4 पे जाएगा, 4 से ये 16 पे जाएगा कि नहीं, 4 और 2 से ये करके 4 से 4 पे जाएगा, 4 और 4 से ये 25 पे जाएगा, और ये 2 से 2 पे जाएगा। नीचे आया 25, ऊपर आया 2 और 3। ठीक है, तो आई निकालना है हमें इनकम। तो 1 इधर ले जाएंगे, 3 जीरो ये आएंगे, और इसके मल्टीप्लाई में जाएगा कितना, 25, और नीचे आएगा 6। ठीक है, तो 6 से कट जाएगा, 6 या 18, यानी 30,000। 30,000 हो गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 या 75 और 4 जीरो, यानी 7,50,000 उसकी क्या थी, इनकम थी। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। यह आरआरबी टेक्नीशियन 2023 में पूछा गया। कहता है 2 पाइप ए और बी एक टैंक को 21 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। ये तो इजी क्वेश्चन है ना। ए भरता है 21 में और बी भरता है 18 में। एलसीएम ले लेंगे तो 18 21 का एलसीएम क्या आएगा। मैंने बताया कि जब भी एलसीएम लेना हो तो आप कॉमन लिया करो। यानी 21 को हम लिख सकते हैं कितना, 3 गुणा 7, उसको लिख सकते हैं 3 गुणा 8, वो सॉरी 6, यानी 3 कॉमन आएगा, 6 7 42। तो 42 तिया कितना होता है, 42 तिया होता है आपका ये 126। ठीक है, तो इसका एलसीएम आएगा 126। जब आप डिवाइड करोगे 21 से इसको तो ये जाएगा कितने पे, 6 पे, और ये जाएगा 7 पे। अब दोनों पाइप खोल दी जाए तो कितना भरेंगे, 6 7 13 यूनिट। हमें बनना है 126, तो 126 भरने में कितना समय लगेगा 13 यूनिट के हिसाब से। तो ये जाएगा तुम्हारा 13 में 117, 9 पे कितना बचेगा, 9 बच जाएगा, हाँ 9 बच जाएगा ऊपर, और नीचे 13। तो आपका आंसर आएगा 9, आपका आंसर आएगा 9 सही, 9/13 आवर्स। लेकिन आप देखोगे कि आपको 27/39, 27/39, 27/39 है ना। तो आपको क्या करना है, यानी आपको आंसर मैच करना है। तो यानी 3 से मल्टीप्लाई ऊपर करना है और 3 से मल्टीप्लाई नीचे करना है। तो हो जाएगा 9 सही और किया 27/39, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। इस तरीके से ये ऑप्शन दिया था, आपको 3 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करना पड़ेगा, तब आपका आंसर मैच करेगा। देखो मेरे भाई, ये सवाल है, ये भी अच्छा सवाल है। आरआरबी एएलपी 2024 में पूछा गया। सवाल तो सारे ही अच्छे मैं पिक कर रहा हूँ, एक से एक बढ़िया सवाल हैं। वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है जिसे 1225 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या को 12, 18, 21 और 28 से विभाजित करने पर 3 शेष बचे। तो देखो मेरे भाई, ये कहना ये चाहता है कि इनमें से वो छोटी से प्राकृतिक संख्या क्या है कि 1225 में उसे जोड़ दें। तो जब हम 12, 18, 21 से जोड़ने के बाद 12, 18, 21 और 28 से विभाजित करें तो 3 शेष बचे हर कंडीशन में। जब 12 से डिवाइड करें तब भी 3 आए, 18 से डिवाइड करें तब भी 3 शेष बचे, 21 से करें तो 3 बचे, और 28 से करें तब भी 3 बचे। तो देखो मेरे भाई, क्या करना क्या है। अगर मैं कह दूँ कि एक कोई प्राकृतिक संख्या n है तो हम 1225 में उसको ऐड कर रहे हैं प्लस n, है ना। तो इनसे डिवाइड करने पर यानी इसके एलसीएम, तो आप 12, 18, 21, 28 का जब एलसीएम लोगे मेरे भाई तो इसका एलसीएम आएगा आपका कितना, इसका एलसीएम आएगा आपका 252। ठीक है, इसका एलसीएम आ जाएगा कितना, 252। निकाल के देखना, 252 एलसीएम आएगा। तो अगर अब वो कहता है कि हम जब ऐसे करते हैं ना, 252 से इसको डिवाइड करें तो हमारा क्या होगा, 3 शेष बचेगा।
अब शेष आपको पता है कि शेष कब बचता है, यानी जितना ज़्यादा होता है उतना ही शेष बचता है। यानी इसमें संख्या में अगर हम इसमें 3 जोड़ रहे हैं तो इसमें 3 ज़्यादा है तभी तो शेष बचेगा। अगर मैं 3 इसमें से माइनस कर दूँ तो मेरे भाई क्या शेष बचेगा? नहीं बचेगा। तो अगर मैं 3 माइनस कर दूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि 25 में से 3 माइनस कर दूंगा तो 1222 आ जाएगा, प्लस n डिवाइड बाई 252। उन नंबरों का एलसीएम से हम इसको डिवाइड करें, इसका मतलब ये हो गया कि 1222 में मैं वो छोटा सा नंबर क्या जोड़ दूं कि ये अब क्या होगा, अब रिमाइंडर नहीं बचेगा, अब ये एग्जैक्ट इससे कट जाएगा। रिमाइंडर का बचता है जो ज़्यादा होता है तो वो ज़्यादा वाला मैंने माइनस कर दिया, यानी अब ये जो नंबर बचा वो एग्जैक्ट 252 से क्या होगा, एग्जैक्ट कटेगा। तो आप देखो अब मैं ये होता है आपका 252 मल्टीप्लाई 4 करोगे तो मेरे भाई कितना आता है, 4 दूनी 8, 4 पन्ना 20, हासिल 2, और 4 दूनी 8 तो 10, 108, 1008। ठीक है। अगर 5 करोगे 252 मल्टीप्लाई 5 करोगे तो 5 दूनी 10, हासिल 1, 5 25, 26, हासिल 2, 2 12, तो 1260। यानी अगर आप 4 पे ये इस पे 4 मतलब कोई भी नंबर होगा इसमें ऐड करने के बाद अगर वो 252 पे 4 बार जाएगा तो 1008 आएगा, यानी जो 12 इससे तो छोटा है। यानी हमें जो नंबर 1222 से बड़ा नंबर अगला क्या होगा, इसका मतलब ये हो गया कि 1222 से अगला बड़ा नंबर क्या होगा जो 252 से एग्जैक्ट कटे। तो मेरे भाई क्या होगा, 1008 तो होगा नहीं, क्या होगा 1222 में क्या जोड़ दें तो ये 1260 जो आएगा वो एग्जैक्ट कटेगा, क्योंकि 252 मल्टीप्लाई 5 होता है 1260, है ना। तो इससे अगला नंबर होगा 1260 जो एग्जैक्ट इससे कटेगा 252 से। तो मेरे भाई 1222 में अब मैं क्या जोड़ दूं कि वो 1260 हो जाए, है ना। तो क्या जोड़ दें, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1222 को इसमें से माइनस कर दो 1260 में से, तो आंसर आएगा 8, और यहाँ आएगा 5 में 2 3, 38। तो यानी इसका मतलब हो गया कि आपको उसमें कितना ऐड करना है, 38 ऐड करना है। आपका ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसको करना था। यह है आरआरबी एलपी 2023 में पूछा गया। कहता है यदि राशि 2400 को ए और बी के बीच 7:5 के अनुपात में बांटा जाना है तो बी का हिस्सा कितना है। तो देखो 2400 की राशि है, ए और बी को दी जानी है किस अनुपात में, 7:5 में। तो आप बोलोगे कि 7 और 5 कितना होता है, 12, यानी 1200 रिप्रेजेंट करता है किसको, 2400 को। कितना गुना है, 200 गुना, है कि नहीं है। तो कहता है बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा मेरे भाई 5 यूनिट है, 200 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1000 उसको हिस्से में पड़ जाएगा, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया। कहता है रुपये यह है 5800, तो 5800 की राशि को 6% प्रति वार्षिक वर्ष के साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है, 4 वर्ष बाद यह राशि कितनी हो जाएगी। तो देखो मेरे भाई 6% के हिसाब से 4% का जो ब्याज बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 में 4 में 24%, यानी आपकी जो ब्याज बन जाएगी वो बन जाएगी कितनी, 24%। वो आपको चाहिए राशि के बाद 4 वर्ष के बाद कितनी राशि हो जाएगी, यानी आपको चाहिए 124 यूनिट की वैल्यू। ठीक है, ये तो चाहिए। तो हम करते हैं इसको, ये मूलधन था 5800 जो कितने की वैल्यू है, 100 यूनिट की। तो हमें कितने की चाहिए, 124 की, 6 चौक 24, यानी 24 उसमें ऐड कर देंगे तो 124 की, 2 जीरो खत्म, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौके 32, यूनिट डिजिट पे तो 2 आएगा, सबके यही है। देखो यहाँ तक सेम है तीनों डिजिट, बस यहाँ चेंज हो रहा है। तो आप डिजिटल सम लगा के देख लो, डिजिटल सम लगाओगे तो 8 और 5 13, 13 का आएगा 4, यहाँ 4 6 7, ठीक, 7 चौके 28, यानी 28 का डिजिटल सम होता है मेरे भाई कितना, 1। ठीक है, इसका मतलब हमें 1 डिजिटल सम वाला आंसर हमारा हो जाएगा। तो देखते हैं, 9 खत्म 9 खत्म, 2 और 1 3, ये नहीं होगा, ये 9 खत्म, 8 और 1 9 खत्म, हमें चाहिए 1, ये नहीं होगा, 9 खत्म 6 3 9 खत्म, ये भी नहीं हो सकता। अब 9 खत्म और 7 और 2 9 खत्म, 1, यानी इसका डिजिटल सम आ गया मेरे भाई 1। तो ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। हमें एक ही चाहिए, एक इसका आ रहा, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। यह है आरआरबी टेक्निक्स 2018 में पूछा गया।
ए की आयु और बी की आयु के दो गुने का योग 42 वर्ष है। जब ए की आयु के दो गुने को बी की आयु के 3 गुने में जोड़ा जाता है तो परिणाम 69 वर्ष हो जाता है। ए और बी की आयु का योग कितना है? तो देखो ये कहता है कि ए की आयु और बी की आयु को 2 गुना यानी +2b, जब हम इसको ऐड कर दें तो इनका योग आ जाता है 42 वर्ष। ठीक। सेकंड कंडीशन कहता है कि यदि ए की आयु के 2 गुना यानी 2a प्लस बी की आयु के 3 गुना यानी 3b, जब हम इनको ऐड कर देते हैं तो हमारा जो इनका योग आ जाता है उम्र का, वो आ जाता है 69। तो कहता है a + b बता दो मेरे भाई, a + b क्या होगा। ठीक। तो आप देखोगे कि a + 2b है और 2a + 3b है, यानी यहाँ से एक एक ज़्यादा है, तो a है 2a है, 2b है 3b है, यानी इसका मतलब ये है कि इसमें से मैं एक एक माइनस कर दूँ, इनको माइनस कर दूँ तो एक एक बचेगा, यानी a + b बचेगा। तो जब इसको माइनस करूँगा तो a + b आ जाएगा, तो 2a - 1 हो जाएगा तो a आएगा, 3b - 2b हो जाएगा तो b आ जाएगा, यानी वही तो आ जाएगा। तो इसमें से माइनस करना है, यानी 69 में से 42 माइनस कर दोगे तो मेरे भाई क्या आ जाएगा? 27। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक। यह आरआरबी एनटीपीसी 2023 में पूछा गया। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई 32 सेंटीमीटर है। यानी कोई एक बेलन है, कुछ इस तरीके का एक बेलन है। ठीक। तो बेलन का हमें क्या बताना है? कर्व सरफेस एरिया सी ऐसे बताना है। तो आपका सी एस ए ऑफ सिलेंडर होता क्या है? तो ये होता है आपका 2πr/h, यानी बेस एरिया यानी बेस कैसा होता है? सर्कुलर। तो सर्कुलर के जो परिधि होती है वो क्या होती है? 2πr, यानी सरकमफेरेंस। तो बेस का जो सर्कुलर है तो इसके बेस में, बेस का जो परिमाप होगा उसमें ऊंचाई का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया आ जाता है। तो 2πr × h। अब हमें पाई की वैल्यू लगानी है, पाई तो इसमें है ही, पाई की वैल्यू लगानी नहीं है, तो करते हैं 2, ये हो जाएगा 2π, आर आपका दिया है 15, तो ऊंचाई दी है 32, करेंगे 32 दूनी 64 होता है, 64 × 15 × पाई, 15 चौके 60, हासिल 6, 15 छक्के 90 और 6 96, 960 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आपका हो जाएगा आंसर, ऑप्शन ए। ये है आरआरबी एएलपी 2024 में पूछा गया। यदि समीकरण 4x² - 2x + k - 4 = 0 का एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो मेरे भाई, आपका समीकरण है 4x² - 2x + k - 4 = 0। ठीक। वो हमारा द्विघात समीकरण जो होता है वो होता है ax² + bx + c = 0 के रूप का, यही होता है। अब हमें क्या बताया है उसने कि इसके जो एक मूल है वो दूसरे मूल का व्युत्क्रम है, यानी अगर मैं कह दूं कि एक अल्फ़ा है, ठीक है, तो दूसरा क्या होगा? 1/α व्युत्क्रम होगा, नहीं होगा? एक मूल अल्फ़ा होगा तो दूसरा मूल 1/α होगा, यानी तो हम देखते हैं, तो हमें ये चाहिए होता है कि जो x² का गुणांक है वो 1 होता है, ए की वैल्यू 1 होती है। तो हम पहले इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरे भाई x² - 2y/4 होगा तो 1/2x + k/4, सबको कर देंगे 4 से डिवाइड, -1 = 0। ठीक। अब उसने बोला कि एक मूल इसका दूसरे मूल का व्युत्क्रम है, तो मेरे भाई आप जब इनका योग निकालने जाओ, मूलों का योग, तो क्या होगा? अल्फ़ा + 1/α क्या होता है? x का गुणांक होता है, तो ये आएगा -1/2। और जब आप ये करने जाओगे उनके मूलों का गुणनफल, यानी अल्फ़ा, और जब इंटू 1/α करोगे तो ये कट जाएगा, यानी इसकी वैल्यू आएगी 1। इस कौन सी होती है इसकी वैल्यू? c होती है, c के बराबर आती है, यानी c होगा ये वाला कॉन्स्टेंट वैल्यू, यानी k/4 - 1। ठीक है, यानी यहाँ 1 = k/4 - 1। तो आप -1 को इधर ले जाओगे तो हो जाएगा k/4 बराबर, ये ऐड हो जाएगा तो 2, हमें k की वैल्यू चाहिए तो k बराबर कितना आ जाएगा? k बराबर ये चला जाएगा इधर तो 8, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है। तो
हमने क्या किया कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए, तो हमने 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड सबको कर दिया, तो ये बन गया। अब हमने उसके मूल निकाले, यानी मूलों का योग होता है एक्स का गुणांक। मूलों का गुणांक क्या करते हैं, माइनस बी अपॉन सी होता है कि नहीं होता, ये होता है माइनस बी अपॉन ए, सॉरी माइनस बी अपॉन ए होता है। तो माइनस बी 1/2, ए तो है ही 1, इसका गुणांक 1 है कि नहीं, हमने डिवाइड कर दिया तो 1 आ गया। तो यानी इसका तो ये हो जाएगा +1/2 आएगा। और ये होता है C/A। सी कितना है, K/4 - 1, और ए का गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो ये इसके नीचे 1 आएगा, यानी वैल्यू तो वही रहेगी K/4 - 1, क्योंकि गुणांक 1 है। यानी इसके मूलों का गुणनफल किया तो ये आ गया इसके बराबर, हमने इसको ट्रांसफर किया और K/4 बराबर 2 आ गया, और K बराबर मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया। आंसर हो गया ऑप्शन डी। यह आरआरबी एएलपी 2024 में पूछा गया। एक ट्रेन अपनी ही दिशा में क्रम से 15 मीटर प्रति सेकंड और 35 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहे दो व्यक्तियों को क्रम से 20 सेकंड और 40 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखो मेरे भाई कि एक व्यक्ति है कोई, वो भी चल रहा है किसी स्पीड से 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। एक दूसरा व्यक्ति भी है, उसी डायरेक्शन में जा रहा है, उसकी गति है 35 मीटर पर सेकंड। और मेरे भाई एक ट्रेन है, वो ट्रेन भी उसी डायरेक्शन में जा रही है जिसकी स्पीड हमें नहीं पता उसकी, ठीक है, हम कह देते हैं x मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो चल रही होगी, हमने मान लिया। तो कहता है कि जब वो ट्रेन पहले व्यक्ति को पार करती है तो उसको 20 सेकंड लगते हैं, और जब वो 35 मीटर पर सेकंड वाले यानी दूसरे व्यक्ति को पार करती है तो उसको 40 सेकंड लग जाते हैं। तो मेरे भाई आपको पता है कि जब भी सेम डायरेक्शन होती हैं, अगर व्यक्ति खड़े होते तो क्या होता, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, यानी जो चाल थी ट्रेन की चाल दी होती और समय दिया होता तो हम उससे दूरी निकाल लेते। लेकिन यहाँ व्यक्ति चल रहे हैं तो यहाँ लगेगी रिलेटिव स्पीड यानी सापेक्ष चाल। तो अगर मैंने बोला कि ट्रेन की चाल x मीटर है, तो अगर पहले व्यक्ति के लिए क्या लगेगी, x माइनस घटा के लगती है तो सेम डायरेक्शन है, तो x - 15 हो गई चाल गुणा समय, यानी डिस्टेंस इतनी आएगी। अगर पहले व्यक्ति को जब ट्रेन पार करेगी तो कितनी डिस्टेंस चलेगी, x - 15 × 20, ठीक है। लेकिन दोनों व्यक्ति को ही पार कर रही है तो दूरी तो बराबर रहेंगी कि नहीं रहेंगी। तो देखो अगर दूसरे वाले को पार करेगी कितना करेगी, इसमें भी घटा के निकलेगी, तो x - 35 मल्टीप्लाई यहाँ कितना समय है 40। लेकिन अब ये क्या होगा, बराबर हो जाएगा। बराबर क्यों हो जाएगा, क्योंकि मेरे भाई वो दोनों जो पार कर रही है तो वो दोनों कौन है, व्यक्ति ही तो हैं। और जब वो किसी व्यक्ति को पार कर रही होती है ट्रेन, तो उसके द्वारा चली दूरी कितनी होती है, उसकी लंबाई के बराबर, है ना। तो ये डिस्टेंस ट्रेन की लंबाई को रिप्रेजेंट करेंगे तो इक्वल होगी। अब हम करेंगे तो 20 से ये कट जाएगा, इसमें 2 पे मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा x - 15 और ये होगा आपका 2x - 70। ये x इधर जाएगा तो x इधर कितना बचेगा, x बचेगा, और 70 इधर जाएगा तो 70 में से -15 कर देंगे तो मेरे भाई कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 55। यानी x की जो स्पीड होगी, ट्रेन की जो स्पीड आ गई वो 55 मीटर पर सेकंड आ गई। और हमें चाहिए क्या, ट्रेन की लंबाई। तो लंबाई बराबर हम यहाँ से निकाल लेंगे, लंबाई यही तो है, तो x की वैल्यू यहाँ रखेंगे और निकाल लेंगे किसी एक में रख के। तो 55 में से 15 माइनस करेंगे कितना बचेगा 40, और 40 में 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 800। यानी ट्रेन की लंबाई कितनी होगी 800 मीटर। ऑप्शन ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये दूरी ये क्या है, उसके चली गई ट्रेन के द्वारा चली गई दूरी ही तो है, यानी अपनी लंबाई के बराबर। तो किसी में भी रख दो, स्पीड आ गई ट्रेन की, यहाँ से किसी में भी रखेंगे दूरी मिल जाएगी। यह आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया। कृष्णा का एक वर्ष की कुल खर्च 4,20,000 है। एक वर्ष में कुल खर्च है इतना। यदि उसका प्रति माह वेतन इतना 45,000 है तो उसकी प्रति माह औसत बचत कितनी ज्ञात कीजिए। तो देखो मेरे भाई एक वर्ष में यानी वो जो खर्च करता है 4,20,000 कितने महीने में, एक वर्ष में यानी 12 महीने में। तो मेरे भाई एक महीने में कितना खर्च कर देगा, डिवाइड करेंगे तो 12 × 36 6 बचेंगे और 12 × 60 हो जाएगा, 12 × 5 = 60 यानी 35,000। यानी उसकी जो मासिक खर्च है ना वो लगभग 35,000 रुपये है। मासिक खर्च है, ये क्या है खर्च, साल में इतना करता है तो एक महीने में 35,000 रुपये खर्च कर देता है। और उसकी मासिक वेतन जो है, मासिक आय वो 45,000 है। तो उसकी प्रति माह औसत बचत कितनी है, तो मेरे भाई 45,000 उसको तनख्वाह मिलती है यानी वेतन मिलता है, जिसमें से वो 35,000 खर्च कर देता है। तो बचाएगा कितना, 45 में से 35 माइनस करो कितना 10,000। यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी 10,000 वो बचा देता है हर महीने।
यह है RRB टैक्सेशन 2024 में पूछा गया। यदि कोण 3x - 5 डिग्री और 80 डिग्री संपूरक कोणों का एक युग्म है। संपूरक कोण कहते हैं सप्लीमेंट्री को, सप्लीमेंट्री एंगल्स, इसे कहते हैं हिंदी में संपूरक कोण। तो संपूरक कोण का एक युग्म बनाते हैं तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होगा सप्लीमेंट्री एंगल यानी अगर दो एंगल हैं θ1 + θ2, तो अगर ये सप्लीमेंट्री हैं तो इनका जो योग होता है वो होता है 180। अगर दो एंगल θ1 और θ2 का जो θ2 दो एंगल हों तो उनका जो सम आता है, अगर वो संपूरक हैं सप्लीमेंट्री हैं तो उनको 180 के बराबर होता है। जिसमें से उसने बोला कि एक, और ये तो होगा सप्लीमेंट्री के लिए। मैं यहाँ बता देता हूँ होता है कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जब भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करें, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर जब बने तो अगर तो इनका युग्म होता है θ1 + θ2 बराबर 90 डिग्री। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में होती है, यानी इसको हिंदी में कहते हैं पूरक कोण, पूरक कोण। ठीक है, तो हमें पूछा सप्लीमेंट्री तो हम ही लगाएंगे, यानी इनका योग होना चाहिए 180 के बराबर। तो पहला एंगल है 3x - 5, ऐड करेंगे कितना 80, जो आएगा हमारा 180 के इक्वल। 80 इधर चला जाएगा तो 3x माइनस, इसको कर लेते हैं तो ये बचेगा कितना प्लस का 75 है ना। इसको कर देंगे तो प्लस का 75 और प्लस का 75 उधर जाकर कितना हो जाएगा माइनस। तो 180 में से 75 माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा 105। तो x बराबर आ जाएगा, ये कट जाएगा 35 पे। तो x की वैल्यू आएगी 35 डिग्री। उसने x की वैल्यू पूछी तो ऑप्शन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये है RRB ग्रुप डी 2022 में पूछा गया। कहता है कि एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 136.4 सेमी है और उसकी ऊंचाई 50 सेमी है। तो बेलन का आयतन क्या है, बेलन का वॉल्यूम बताना है हमें, सिलेंडर का वॉल्यूम। तो देखो उसने बोला है कि इसकी हमें परिधि दी गई है, क्योंकि बेलन का जो बेस होता है वो सर्कुलर होता है ना, होता है सर्कुलर क्या नहीं होता। तो हमको पूछा है कि उसने वॉल्यूम बता दो। तो वॉल्यूम क्या होता है πr²h, लेकिन उसकी परिधि दी है हमें, तो पहले हमें r निकालना होगा। ठीक है, r निकालना होगा तो हम यहाँ से निकालेंगे 2πr बराबर कितना है 136.4। ठीक है, तो अब आप लगाओगे तो ये 2 22 तो बोला है उसने पाई बराबर 22/7 लेना है, और r की वैल्यू हम निकालेंगे तो 136.4, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 6 12, 1 2 8 16 और 2 2 9 4, ये हो जाएगा। ये 11 से कट जाएगा, 11 6 66 2, हाँ 11 से कट जाएगा 2 पे, और ये 11 से कट जाएगा 6 पे 6.2 पे, और 2 से फिर कट जाएगा, ये हो जाएगा 3.1, कितना 3.1, और 7 ये है तो r बराबर आ जाएगा 7 चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 7 एकम 7 और 7 या 21, यानी जो आपकी रेडियस आएगी वो 21.7 आएगी। अब हम लगाएंगे तो देखो 22/7 जो होगा r² यानी 21.7 और ऊंचाई है 50 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन करना है, आंसर आ जाएगा। तो देखो इस जीरो से तो मैं एक डेसिमल काट सकता हूँ, क्योंकि अगर जीरो का मल्टीप्लाई इधर करूँगा तो 10 बनाएगा और वो एक डेसिमल को काट देगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 7 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ तो 7 या 21 और 7 एकम 7 यानी 3.1 हो गया। ठीक है, अब मैं इस 5 का मल्टीप्लाई अगर 22 के साथ कर लूँ तो कितना बन जाएगा 110, और 110 यानी वहाँ जीरो फिर बनेगा, तो वो जीरो क्या कर देगा इस वाले डेसिमल को भी काट देगा, यानी 110 वो जीरो काट देगा तो 11 रह जाएगा। यानी हमें मल्टीप्लाई करना है 11 मल्टीप्लाई ये डेसिमल कटेगा तो 31 और 217, तो 5 का मल्टीप्लाई हम इधर कर चुके, तभी तो ये 11 बना। 110 बना तो जीरो से ये डेसिमल कट गया तो 11 बनेगा। अब यानी इसका मल्टीप्लाई करना है, तो देखो आप करोगे तो यूनिट डिजिट पे आपका क्या आएगा, यूनिट डिजिट से देख लेते हैं, क्योंकि यूनिट डिजिट से सबके अलग अलग हैं, 7 6 1 3, तो करोगे तो यहाँ एक आएगा, ये 7, यानी यूनिट डिजिट पे आपका 7 आएगा। तो ऑप्शन एक ही है आपका, ऑप्शन ए, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ये RRB NTPC 2024 में पूछा गया। कहता है एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपये है और अंकित
मूल्य पर 15% की छूट दी जाती है। शुद्ध विक्रय मूल्य को 887.40 तक लाने के लिए ग्राहक पहले से छूट दी गई कीमत पर कितनी अतिरिक्त छूट प्रतिशत दी जानी चाहिए। यानी इसका मतलब ये है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य है 1200 रुपये, उस पर एक 15% का डिस्काउंट दे देता है और कहता है कि एक डिस्काउंट और देना, मतलब एक डिस्काउंट और देना है, तो वो डिस्काउंट हम कितने परसेंट का दें कि हमारी जो कीमत है वो इतने पे आ जाए, 1200 से 887.40 रुपये। यानी हम इसको कह सकते हैं कि अंकित मूल्य हमारा है 1200, इस पर हमने एक डिस्काउंट दे दिया, यानी 15 माइनस कर देंगे तो 85/100, और दूसरा डिस्काउंट हम करेंगे 100 माइनस, अगर मैं कह दूँ x/100, तो हमारा आ जाना चाहिए 887.4 के बराबर। ठीक, कैलकुलेशन करेंगे तो देखो 2 जीरो से यहाँ से काट दो, 5 से 17 पे कट जाएगा, 5 से ये 20 पे कट जाएगा आपका, ये 4 से 5 पे कट जाएगा और 4 से 3 पे कट जाएगा। ठीक है, क्या करना है, मल्टीप्लाई 17 से ये कट जाएगा क्या, देखते हैं, 17 चौके 68, 17 पंजे 85, 2 बचेंगे, सॉरी 85, 3 बचेंगे, और 17 दूनी 34, 3 बचेंगे, हाँ कट जाएगा, ये कट जाएगा, 17 पन्ना 85, 3 बचेंगे, 37 हो गया, 17 दूनी 34, फिर 3 और 17 दूनी 34, इतने पे कट जाएगा 17 से। क्या ये 3 से भी कट जाएगा, 5 और 4 9, 3 से भी कट जाएगा, तो 3 से भी काट देते हैं, 3 एकम 3, 2 बचेंगे, 3 सत्ते 21, 3 चौके 12, 17.4। अब ये 5 चला जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में, यानी यहाँ रह गया 100 माइनस एक्स बराबर, ये चला गया मल्टीप्लाई में, तो हो गया, मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 चौके 20, हासिल 2, 5 सत्ते 35 और 2 37, हासिल 3 8, यानी 87। तो x की वैल्यू चाहिए तो 100 माइनस 87 कर दो, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 100 माइनस 87 करेंगे 13, यानी एक और अतिरिक्त छूट कितनी देनी चाहिए, 13% की, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 13%। ठीक है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन RRB NTPC 2025 में पूछा गया। कहता है कि एक व्यक्ति एक यात्रा को 14 घंटे में पूरा कर सकता है, यानी कोई एक यात्रा करता है कोई व्यक्ति, तो 14 घंटे उसको लगते हैं पूरी यात्रा करने में। वह दूरी का पहला 1/3 भाग 40 किलोमीटर प्रति की गति से और शेष दूरी 60 किलोमीटर प्रति गति से तय करता है। मतलब इससे पहली जो एक तिहाई दूरी तय करता है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, और शेष दूरी जो तय करता है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। उसकी यात्रा की कुल दूरी कितनी है, तो कुल दूरी हमें बतानी है। देखो मेरे भाई, मैं अगर दूरी मान लूँ, तो दूरी क्या मान लूँ, 40 और 60 का एलसीएम, तो 40 और 60 का एलसीएम क्या होता है, 120। ठीक, यानी अगर मैं कह दूं कि 120 किलोमीटर की दूरी थी, तो जिसमें से 120 का एक तिहाई मतलब जब 120 का भी एक तिहाई करोगे तो कितना आएगा, 40 ही तो आएगा, 40 किलोमीटर। यानी 40 किलोमीटर की दूरी, ये 40 किलोमीटर इधर हो गया, ये टोटल 120 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी रह जाएगी, 80 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की 80 किलोमीटर, और ये 40, तो 40 किलोमीटर पहली एक तिहाई, यानी 40 किलोमीटर की दूरी वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो यहाँ कितना टाइम लगेगा, 40/40 बराबर 1 घंटा, यानी 1 घंटा में तय करेगा। बाकी की 80 की जो दूरी रह गई, शेष दूरी, वो 60 की स्पीड से, यानी 80 बट्टे, यहाँ टाइम कितना लगेगा, 80/60, 20 से 4 पे जाएगा, 20 से 3 पे जाएगा। इसको हम कह सकते हैं 3 एकम 3, 1/3, यानी 1 घंटा 20 मिनट, या 4/3 ही कह दो, ठीक है, मत लिखो उसको। यानी कुल मिला के उसको जो टाइम लग गया वो 1 घंटा प्लस 4/3, कितना होगा, 3 एकम 3 और 4 7/3, यानी 7/3 यूनिट टाइम उसको लग गया 120 किलोमीटर की, यानी जो हमने डिस्टेंस मानी है उसको तय करने में। लेकिन वो कहता है कि उसको जो टाइम लगता है टोटल वो लगता है 14 घंटे, यानी 7/3 रिप्रेजेंट करता है 14 घंटे को। तो हमें बतानी है क्या, उसकी दूरी कितनी है, तो दूरी मेरा कितनी ली थी हमने, 120 यूनिट, हमें 120 यूनिट की वैल्यू बतानी, यानी ये 3 यहाँ से कट के यहाँ आ जाएगा, तो 7 से ये कट जाएगा कितने पे, 2 पे, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 तिया 36 होता है, और 36 दूनी इधर चला जाएगा, 36 दूनी 72, यानी इसकी जो डिस्टेंस आएगी वो आएगी, आएगा समझ में। देखो दोबारा बताता हूँ, ये हमने बना लिया 7/3 यूनिट की वैल्यू, यानी टोटल बना के 14 घंटे उसको लगते हैं। तो ये अब हमें चाहिए 120, हमें 120 माना लिया था, एलसीएम भी तो लिया था, एग्जैक्ट उसकी डिस्टेंस नहीं थी वो, तो हम क्या करेंगे, निकालना है। तो 3 ये उठ के यहाँ से जो डिवाइड में था वो इधर आएगा, 7 से कटेगा 14 2 पे, अब मल्टीप्लाई तो करना है, तो 12 36, 36 दूनी 72, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 720 किलोमीटर उसकी एक्चुअल डिस्टेंस आ जाएगी, जो कि हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो मेरे भाई आज के ये 25 अच्छे क्वेश्चन का सेट खत्म हुआ।
तो वीडियो के अंत में यही कहूँगा, वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और मेरे भाई कमेंट करके जरूर जाया करो, बताया करो, है ना। अगर आप नहीं बताओगे, नहीं पता लगेगा, हमें क्या पता लग रहा है कि आपको कंटेंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसा लग रहा है, आप बताओगे तभी तो हमें पता लगेगा। तो मेरा भाई कमेंट किया करो, लाइक किया करो, शेयर किया करो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। मैंने आपसे वादा किया है कि मैं अपना इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको पूरा अर्थमेटिक एडवांस पूरा सिलेबस, अब ये सेट खत्म हो जाए उसके जस्ट तुरंत बाद मैं आपको चैप्टर वाइज डिटेल तरीके से, क्योंकि अभी मुझे ये 25 क्वेश्चन का सेट है तो 25 क्वेश्चन कराने ही होते हैं, है ना। ये टारगेट है हमारा, तो ये हमें करने ही करने हैं। सेट तो हमें 25 क्वेश्चन का है तो करना ही करना है, लेकिन जब हम डिटेल पढ़ेंगे तो हम समझेंगे एक एक क्वेश्चन से, चाहे क्वेश्चन वहाँ कम हो जाए थोड़े हमारे, 25 की जगह हम 10-15 क्वेश्चन करें, 20 क्वेश्चन करें, है ना, वहाँ क्वेश्चन कम हो जाए, लेकिन एक एक समझ समझ के अच्छे से बारीकी से। तो मेरे भाई ये समझ लो कि आपका यूट्यूब पे एक फाउंडेशन बैच शुरू होने वाला है मैथ्स का, जो आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे, चाहे वो आपका एसएससी हो, रेलवे हो, दो ही एग्जाम अच्छे हैं, एक एसएससी बड़ा एग्जाम, रेलवे, यानी कोई भी एग्जाम हो, आपका स्टेट लेवल का एग्जाम हो, है ना, सारे एग्जाम में आपका ये मैथ आप कर लोगे एक बार मेरे से पढ़ के, तो आप कभी भूलोगे नहीं, सभी एग्जाम में आप करके आया करोगे अच्छे से। तो यही मेरे भाई आप क्या करते हो कि ये बैच, यही कंटेंट पाने के लिए आप बैच को खरीदते हो, जो बैच आपको मेरे भाई पड़ता है कम से कम 1500-2000 रुपये की फीस में। और जो भाई इसको अफोर्ड कर लेते हैं इस मनी को, तो वो तो खरीद लेते हैं, लेकिन भाई जो गरीब लोग हैं, है ना, लेकिन उनका पढ़ने का बहुत दिल करता है, लेकिन इस फीस को अफोर्ड नहीं कर पाते, तो मेरे भाई वो रह जाते हैं। तो यही चीज़ मैंने देखते हुए यूट्यूब के माध्यम से चालू की है कि उन्हें यूट्यूब पे पढ़ने के बाद यहाँ मेरे पास पढ़ लेंगे, कर लेंगे एक बार अच्छे से, तो उन्हें कभी भी कहीं किसी कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मैथ में, ये गारंटी है मेरी। बस एक बार आप सपोर्ट करिए मुझे, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और जुड़े रहिए मेरे साथ। आपका प्यार मेरी ताकत, आपका मतलब जो सपोर्ट होगा वो मेरी ताकत बनेगा, और मेरी ताकत जो बनेगा तो मैं आपको और बढ़िया तरीके से कंटेंट को प्रोवाइड कराऊंगा, ईजी तरीके से। अभी मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लिखने पड़ते हैं क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, है ना, तो आपका जो प्यार मिलेगा तो थोड़ा और हमें उसकी हेल्प होगी, और हम अच्छे तरीके से आपको कंटेंट प्रोवाइड करा पाएंगे, है ना। तो ठीक है, मिलते हैं अगले साइड में, आज के लिए इतना ही। तो वीडियो को बस लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और वीडियो को पूरा देखा करो मेरे भाई, कंटेंट बहुत अच्छा है, आप देखोगे तो आपको पता लगेगा, देख के अपने यार दोस्तों में शेयर करो, बताओ कि वाकई अगर ये किसी भी और चैनल से, यूट्यूब चैनल या किसी भी बैच से अगर कंटेंट थोड़ा भी कम हो तो बताओ, वही कंटेंट है, उसी तरीके से मैं प्रोवाइड दे रहा हूँ, करा रहा हूँ, और दे रहा हूँ एक एक चीज़ बारीकी से। और ये सेट है, इस वजह से थोड़ा मुझे फास्ट कराना पड़ता है, क्योंकि ये सेट है, हमें 25 क्वेश्चन करने ही करने हैं, फिर भी हमारी वीडियो लंबी हो जाती है, 1.5 घंटे की वीडियो हो चुकी है, ठीक है। तो इस वजह से ये कराने, जब हम शुरू से चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तो हम वहाँ पे 2 से 3 क्लास करेंगे, 2 से 3 क्लास या 4 क्लास भी हो सकती है मैक्सिमम, एक सब्जेक्ट में उसकी, एक टॉपिक की। जैसे मान लो नंबर सिस्टम से शुरुआत करी, नंबर सिस्टम हमने पढ़ा, तो हम पहले नंबरों के बारे में जानेंगे, फिर नंबरों के हम उस पर आधारित क्वेश्चंस करेंगे, लेवल वाइज, टाइप वाइज, तो 2 से 3 क्लास वहाँ हो जाएंगी हमारी एक चैप्टर की, है ना, तो वहाँ वो हम कवर कर लेंगे। लेकिन हमें यहाँ एक ही क्लास में ये 25 क्वेश्चन कराने पड़ते हैं, इसलिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के करता हूँ, लेकिन आपको समझ में ज़रूर आता होगा, ये तो मेरा वादा है कि मैं स्पीड थोड़ा ज़रूर तेज़ करता हूँ, लेकिन आपको समझ में आता होगा, क्योंकि आप भाई पेपर देने जा रहे हो, पेपर के लिए में बहुत दिन कम बचे हैं, आपको 4 से 5 दिन आपके शेष रह गए हैं, 3 तारीख से पेपर है, 3 अगस्त से, तो उस टाइम आपके पास है नहीं, तो थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। और आप पेपर जो बच्चा देने जा रहा है, इसका मतलब वो है कि बस उसको प्रैक्टिस चाहिए, वो सब कुछ पढ़ चुका है, तो यही देखते हुए हम थोड़ा सा स्पीड से क्वेश्चन को करा देते हैं, और उसका कोई मकसद नहीं है तेज कराने का, क्योंकि आप पढ़े, हम ये सोच कर कराते हैं कि आप पढ़ चुके हो। अगर हम धीरे से कराएंगे यहाँ भी, तो बाकी बच्चे जो पढ़ चुके हैं, मान लो जो नहीं पढ़े हैं, वो तो यहाँ सोचेंगे कि थोड़ा धीरे कराया जाए, है ना, लेकिन भाई जो पढ़ चुके हैं, जो तैयारी, उन्हें रिवीजन चाहिए, अगर हम रिवीजन धीरे कराएंगे तो फिर उनको नुकसान होगा। तो इस वजह से मुझे थोड़ी स्पीड तेज़ करनी पड़ती है, रखनी पड़ती है, क्योंकि ये सेट है। जब हम डिटेल, मैं बार बार कह रहा हूँ, जब हम डिटेल से पढ़ेंगे, चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, तो हम स्लो पढ़ेंगे, एक ही चीज़ समझ के बारीकी से पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट भी बताए जाएंगे, कॉन्सेप्ट के साथ, हर क्वेश्चन में जिस तरीके का कॉन्सेप्ट लगेगा, जिस तरह की अप्रोच लगेगी, उस अप्रोच के साथ बताया जाएगा आपको, ठीक है।
तो ठीक है, मिलते हैं अगली सेट में।